हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 कार्यपालिका चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने कार्यपालिका के प्रकार पढ़े और राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होती है और कौन चुनता है, उसकी हमने शुरुआत करी थी। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है और उसकी शक्तियां क्या होती हैं, और उसके साथ साथ हम उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। 35 ईयर्स का वो होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ता है जिसमें ये योग्यता होती है। 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। और उसके साथ साथ 50 लोग, 50 एमपी या एमएलए, 50 सदस्य उसके लिए कहें, प्रस्ताव न करें, प्रस्ताव रखें कि ये राष्ट्रपति बनने लायक है। तो 50 तो होते हैं उसके प्रस्तावक और 50 होते हैं उसके अनुमोदक। 50 कितने सदस्य कितने होते हैं? क्या होते हैं इसके? अनुमोदक। अगर संसद के या राज्य विधानसभाओं के 50 सदस्य उसके सपोर्ट में खड़े हैं और 50 सदस्य और उसको सपोर्ट देने वाले हैं, तो ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अंडरस्टैंड? तो अच्छा, बीच में ही बताओ मुझे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी कौन है भारत के राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक हो और 50 सदस्य अनुमोदक। समझ में आ गया? और उसके साथ साथ उसे 15,000 रुपए जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। कोई भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो उसे 15,000 रुपए जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। अगर उसको 1/6 वोट से भी कम मिले, इतने भी ना मिले, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्या योग्यता होती है समझ में आ गया? और राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो करते कौन है इसका चुनाव? इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। पढ़ाया है ना मैंने आपको इस वीडियो में? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसे कई जगह एकल हस्तांतरणीय भी कह देते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव? निर्वाचक मंडल। किस पद्धति से किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अब बात आती है जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। कौन से सदस्य होते हैं? निर्वाचित। जो चुन करके आए गए हैं सिर्फ वही सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो चुन के नहीं आए होते, जिन्हें मनोनीत किया जाता है। लेकिन अब 2020 में वो भी हटा दिया। अब एंग्लो इंडियन जाति के जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, अब आगे से नहीं किए जाते। अंडरस्टूड? फिर आता है राज्यसभा। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता था राष्ट्रपति, अब वो भी उसमें भाग नहीं लेंगे। तो फिलहाल राज्यसभा की संख्या है 245। 245 में से 12 तो भाग लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किए हैं। तो कितने भाग लेंगे इसमें? 233। अंडरस्टूड? और फिलहाल लोकसभा के सदस्य 545 संख्या है। 2 एंग्लो इंडियन वाले भाग नहीं लेंगे, तो कितने लोग भाग लेंगे इसमें?
543। समझ गए। और उसके साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है। और कौन भाग लेते हैं इसमें? सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जैसे हरियाणा विधानसभा है, 90 सदस्य हैं। ऐसे ही उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या है। तो वो सारे सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश में है, एक तो दिल्ली है, एक पांडिचेरी, ठीक है। इन 2 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके सदस्य, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है तो उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। समझ गए? फिर से सुनो। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होते, निर्वाचित सदस्य। फोकस करने वाली बात है। और दूसरी और कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए सदस्य कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं के हम एमएलए कहते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को हम एमपी कहते हैं। अंडरस्टूड? और दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ पे ये है तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन यहाँ पर विधानसभा भी है, तो इनके सदस्य भी भाग लेंगे। वैसे तो विधानसभा जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन अभी उसके चुनाव नहीं हुए और उसके लिए कोई डिसीजन नहीं हुआ कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? हो गया क्लियर? तो अब बात आती है कि इनका वोट क्या सारे वोट डालने जाते हैं, सीधी सीधी वोट डालने जाते हैं? नहीं, पहले इनके वोट का मूल्य निकाला जाता है, पहले इनके वोट का मूल्य निकाला जाता है। राज्यों की विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है, समझे? उनके मतों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? राज्य की जनसंख्या बटे जितने भी एमएलए हैं वो, और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। समझ गए? मान लो किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है और उसमें मान लो कि 10 एमएलए है, तो 1 करोड़ को 10 से भाग दे देंगे और फिर उसको 1000 से भाग दे देंगे, तो जितने भी संख्या आई वो एक सदस्य का मूल्य हो जाएगा, एक सदस्य का मूल्य हो जाएगा, एक एमएलए की वोट का मूल्य हो जाएगा। समझे? तो इसमें सबसे पहले राज्यों की इसका एमएलए के वोट का मूल्य निकाला जाता है और उसके बाद इनके वोट का मूल्य निकाला जाता है, एमपी कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमपी। फिर एमपी के वोट का मूल्य निकाला जाता है। तो एमपी के वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे? सभी एमएलए के वोट का मूल्य, सभी एमएलए के वोट का मूल्य, ठीक है, डिवाइडेड बाय एमपी। एमपी कितने हैं हमारे? 543 233, 776 है ना, तो डिवाइडेड बाय 776, तो वो एक एमपी की वोट का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं कोटा कि कितनी, इसको कि इसका मूल्य कैसे निकाला जाता है? देखिए, एमएलए की अगर पहले तो हम एमएलए की वोट का मूल्य निकालते हैं। पता है ना एमएलए कौन होता है? जैसे हमारे यहाँ से ये बड़ोली है ना, तो हरियाणा की विधानसभा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 90 एमएलए, उनकी वोट का मूल्य निकालेंगे। ऐसे सभी राज्यों की, अलग अलग राज्यों की वोट का मूल्य निकालेंगे। तो एमएलए की वोट का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की सारी जनसंख्या, मान लो हरियाणा की जनसंख्या 5 करोड़ है, 5 करोड़ बटे 90, और फिर क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, इसीलिए उसको कम करने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं। तो जनसंख्या कब की ली जाती है? यहाँ भी एक पॉइंट नोट करने वाला है। जनसंख्या ली जाती है 1971 की जनगणना में, जो जनसंख्या थी ना वो ली जाती है। आज जो जनसंख्या वो नहीं मानी जाती, 1971 की जनगणना में जो जनसंख्या थी वो मानी जाती है। इसके पीछे भी एक कारण है। 1971 की जनगणना जनसंख्या क्यों मान रहे हैं? क्योंकि और आगे आगे तो 2011 में भी जनगणना हो चुकी है, लेकिन हम 1971 की क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उस दौरान क्या था, एक बार जो नसबंदी वगैरह का इमरजेंसी हुई थी, तो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी,
तो उस दौरान जो दक्षिण भारत के राज्य थे उन्होंने तो अपनी जनसंख्या काफी कंट्रोल कर ली। उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़े जा रही है। तो अब जहाँ की जनसंख्या कम है जिस राज्य की, उनके लोगों का तो एमएलए का भी वोट का मूल्य कम आएगा। जहाँ की जनसंख्या जैसे यूपी जैसा स्टेट है उनकी वोट का मूल्य ज्यादा आएगा। तो बोले भाई ये तो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हम अपना कंट्रोल कर रहे हैं देश इतने जनसंख्या को, हमें तो नुकसान हो रहा है, इसलिए कुछ ऐसा रास्ता निकाल लो कि हमारी जो हम जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं उसका हमें नुकसान ना हो। समझ गए? तो इस तरह से 1971 की जनगणना मानी गई और मतों का मूल्य पहले एमएलए का निकाला जाता है और फिर एमपी के वोट का मूल्य निकाला जाता है। मान लो कि आप एमएलए हो और आपके वोट का मूल्य आ गया यहाँ पे 300, तो आपकी 300 वोट गिने जाएंगी अकेले बंदे, ठीक है? ऐसा ही सब की। अब समझ? अब बात आती है कि कोटा कैसे निर्धारित करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी सीट चाहिए। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कितनी सीटें चाहिए, पहले तो कुल वोटों की संख्या, कोटा कैसे निकालना है, कुल वैध मत, जितने भी कुछ खराबी हो जाते हैं ना, गलत वोट डाल दिए जाते हैं, तो कुल वैध मत डिवाइडेड बाय, जैसे राष्ट्रपति 1 चुना जाना है, 1 + 1 और इस सारे का प्लस 1 कर दो। मान लो वोटों का मूल्य आया 10 करोड़ आ, 1 करोड़ लगा, 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ बटा 1 + 1 2 हो गया और इसका +1। आप छोटी संख्या लेके देख लिए, मान लो 100 है, 1 चुना जाना है, 1 + 1 + 1 तो कितना आ गया, 50 + 1। 100 में से अगर जिसको 51 वोट मिलेंगी ना वो जीत जाए। अंडरस्टैंड? कैसे निकालते हैं कोटा? कुल वोट डिवाइडेड बाय जितनी सीट है, जैसे राष्ट्रपति की 1 ही सीट है तो 1 + 1 और उसको फिर प्लस में 1 यानी कि आधे से ज्यादा वोट जिसको मिलेंगी वो राष्ट्रपति बनते हैं। अंडरस्टूड? तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कहेंगे तो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचक मंडल होता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, उनके मतों का मूल्य निकाल लिया जाता है, फिर कोटा निकाल लिया जाता है और उस कोटे में जिसको भी ज्यादा मिलती है उसको जीत जाता है। मान लो ये तो हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, जिस अनुपात में सीट वोट मिली उसे सीट मिली। फिर आता है एकल संक्रमणीय। क्या होती है एकल संक्रमणीय? एकल संक्रमणीय है कि सारे एक वोट डालेंगे। मान लो कि 3 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, 3 उम्मीदवार चुनाव में है, 51 वोट किसी को नहीं मिले, 51 चाहिए ना 100 में से, 51 किसी को नहीं मिली तो जो सबसे छोटा है ना इसकी बराबर बांट देंगे लोगों, जिसके सबसे कम वोट है तो बराबर बांटने से जिसके भी 51 पहले होते वो। अंडरस्टैंड? अब बात आती है हमारी कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक शांतिकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां। आपको पता है कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही देश के सारा शासन चलता है। पता है इस बात का तो आपको कि राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है हमारे देश का और राष्ट्रपति के नाम से ही देश का शासन चला है। आज अभी हमें पढ़ना है कि इसकी शक्तियां क्या है। राष्ट्रपति की 2 भागों में बांटेंगे इन्हें हम, एक शांतिकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्ति। शांतिकालीन शक्तियों में एक तो ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। जितनी भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राजदूतों की बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े पदों पर हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही देश का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अंडरस्टूड? सेकंड पॉइंट है इसमें सेना संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और कोई भी युद्ध करना है या शांति समझौता करना है वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे
किए जाते हैं। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रशासनिक शक्तियां, यानी कि सारा का सारा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है और राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो प्रधानमंत्री से कहे कि वो उसको जो भी सरकार में डिसीजन लिए जा रहे हैं उनकी वो जानकारी उसे दे। अंडरस्टूड। अब बात आती है नियम बनाने की संबंधी शक्तियां। कोई भी कानून जब तक कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बन जाता जब तक कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते। अंडरस्टूड। कि कोई भी चाहे संविधान में संशोधन करना है चाहे कानून बनाना है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून बनता है। फिर आता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी ऐसी विधायी शक्तियां हैं। कानून निर्माण में राष्ट्रपति को अनेक सारी शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा का अगर कार्यकाल समाप्त करना हो तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा का अधिवेशन बुला सकता है और अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 74(1) में लिखा हुआ है कि देश का जो राष्ट्रपति होगा उसे सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और होगा उसका अध्यक्ष। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के प्रयोग के लिए उसकी सलाह पर ही कार्य करेगा। अंडरस्टूड। तो ये होता है राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। और अब हमने पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आर्टिकल 352 में आपको पता है संविधान में 395 अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में से 352वें अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? अगर युद्ध हो जाए, अगर बाहर से कोई आक्रमण हो जाए या देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो इस स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा करने से जो देश का सारा शासन राष्ट्रपति के या संसद के हाथों में आ जाता है, राज्य की सरकार के हाथों में शासन नहीं रहता। तो आर्टिकल 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इसे फिर लोकसभा 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा का अधिवेशन हो रहा है तो लोकसभा में, नहीं तो राज्यसभा में मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर एक बार मंजूरी मिल गई तो ये 6 महीने तक के लिए लागू हो सकता है। 6 महीने के बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी लेनी पड़ेगी तो फिर आगे ये 6 महीने तक के लिए लागू हो सकता है। समझ गए? तो इस तरह से जब आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्तियां आ जाती हैं। और 352 के तहत अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर अगर राष्ट्रपति को लगे कि राज्य में जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो उस दौरान भी अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो उस राज्य में की सरकार को सस्पेंड कर दे और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर। और इस तरह का इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ है। जहां कहीं भी मान लो केंद्र सरकार की पसंद की सरकार नहीं होती तो कोई ना कोई बहाना बना करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाता है। और ये इसका प्रयोग 100 से भी ज्यादा बार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 100 से भी ज्यादा बार किया जा चुका है। अब बात आती है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में वित्तीय संकट, अगर देश के ऊपर धन का कोई संकट है, अगर देश की हालत इतनी कंगाल हो चुकी है कि देश के पास पैसा ही नहीं बचा है तो उस स्थिति में वित्तीय संकट लागू किया जा सकता है। भारत में अभी तक ये एक बार भी लागू नहीं किया गया। अंडरस्टूड। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है ये। इसके कार्यकाल के बारे में, इसके निर्वाचन के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में
कुछ भी पूछा जा सकता है आगे आने वाले क्लासेस में। अंडरस्टूड? समझ गए राष्ट्रपति को पूरा? और ये इसके जो निर्वाचन है सारा समझ गए? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में समझ गए कि एकल संक्रमण का मतलब है कि जो सबसे कम जिसकी वोट है उनको हस्तांतरित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। अंडरस्टूड? अब बात आती है उपराष्ट्रपति। हाँ, एक और बात इसमें राष्ट्रपति में, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी वजह से, वो इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए, तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति काम करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उसे सारी वही शक्तियां मिली होती है जो कि राष्ट्रपति को मिली होती है, और 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है? अभी हमारे देश में 5 साल के राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो अभी ये परंपरा सी बन गई है कि नया राष्ट्रपति 25 जुलाई को अपनी शपथ कर देता है। ठीक है? तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है मान लो किसी वजह से, तो फिर देश का मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो उसकी जगह पे काम करता है। इसे इनकम्बेंट कहा जाता है कि जो कार्यकाल है, जब तक नए चुनाव होते हैं तब तक के लिए वो कार्य करता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। अगर वो भी ना हो तो मुख्यमंत्री। समझ गए? और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शेड्यूल 3 में शपथ के बारे में, 2 में कहा गया शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। कौन दिलाता है शपथ? मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अंडरस्टूड? 25 जुलाई को होती है। हाँ, ये 25 जुलाई को भी, वैसे संविधान में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अब ये परंपरा सी बन गई है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे हमारे राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी, तो उसके बाद से 24 जुलाई तक सारा काम पूरा करके 25 जुलाई को शपथ दिलवा दी जाती है। परंपरा सी बन गई है। ठीक है? तो अब चले राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति पूरा समझ में आ गया? हाँ, एक और बात रही, किसी हटाया भी जा सकता है। मान लो राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहा है, वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे हटाया भी जा सकता है, और इसके हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं इसके हटाने की प्रक्रिया को? महाभियोग। और महाभियोग हमेशा ही लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी चलाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर चलाएंगे। ठीक है? तो उसके लिए उसे 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है राष्ट्रपति को कि भाई तेरे को इस ये गलती है, आपको हटाने का प्रोसीजर चला रहे हैं। तो वो अपनी पैरवी खुद भी कर सकता है और किसी अपने वकील को भी ले सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। महाभियोग के द्वारा एक ही व्यक्ति को हटाया जा सकता है, वो भी है राष्ट्रपति। अंडरस्टूड? अब आता है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के नाम पर इसे कोई सुविधा तो नहीं मिलती। इसका जो वेतन है वो भी राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसके रूप में इसे वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के चेयरमैन का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का के पद का कोई वेतन नहीं होता। इसे उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के चेयरमैन का। राज्यसभा का चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति। समझ गए? अभी हमारे देश का उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ना हमारे देश के राष्ट्रपति अभी। तो उन्हें राज्यसभा के सदस्य के, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उन्हें वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति के लिए भी वही वो 35 साल का हो और राज्यसभा का सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, लेकिन उपराष्ट्रपति किसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? राज्यसभा का। राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है ये, और इसको भी पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा में इसके लिए प्रोसीजर चलेगा अगर इसे पद से हटाना है तो, और इसको भी राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलता है। हालांकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन चेयरमैन होता है। अंडरस्टैंड? हाँ, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
ठीक है। और वेतन भत्ते राष्ट्रपति के भी और राष्ट्रपति के भी संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की वैसे कोई बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन जब कभी मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति के पास वो शक्तियां आ जाती हैं। और अगर उपराष्ट्रपति मान लो हट गया तो उसकी जगह पे कोई काम नहीं करेगा, नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये भी, इसमें जो उपराष्ट्रपति है उसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। उसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, या निर्वाचित और मनोनीत का भी कोई चक्कर नहीं है, ये सारे सदस्य से चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही। समझ में आ गया?